डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर 2 साइटोलॉजी में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कोशिका शरीर की या जीवन की आधारभूत इकाई होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी इज अ सेल, और उस सेल के अंदर, उस कोशिका के अंदर सभी प्रक्रियाओं का संचालन करने की क्षमता होती है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को वो अवशोषित भी करती है और बाहर निकालने की भी क्षमता रखती है, और जो मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इसके साथ साथ कोशिका में अपने जैसी ही नई कोशिका को बनाने की भी क्षमता होती है, और ये क्षमता उसमें उपस्थित न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस आनुवंशिक पदार्थ युक्त गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं। न्यूक्लियस में आनुवंशिक पदार्थ युक्त गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं, और ये गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए युक्त होते हैं। डीएनए से युक्त होते हैं। डीएनए की सूक्ष्मतम इकाई जीन कहलाती है, और जीन ही आनुवंशिक कैरेक्टर्स को मतलब उनमें इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार रहती है, और उसी के साथ ही ये गुण कोशिका निर्माण के साथ साथ जितने भी जो जीन्स होते हैं, वही जीन्स होते हैं वो हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता के अनुसार वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार से कोशिका में केंद्रक एक महत्वपूर्ण अंग है जो संपूर्ण क्रिया को नियंत्रित करता है। अगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में रॉबर्ट ब्राउन ने 1935 में पौधों में ट्रांसकेशिया में सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था, और न्यूक्लियस की स्टडी जो होती है वो कैरियोलॉजी कहलाती है। और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट आवश्यक जो है वो इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल विद अ हेरिडिटरी मटेरियल। इसमें एक आनुवंशिक पदार्थ युक्त एक इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है, जिसमें सारी प्रक्रियाओं को वो डायरेक्ट करता है, यानी निर्देशन देता है, संचालन करता है और नियंत्रण करता है। केंद्रक सभी अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा सबसे बड़ा आकार इसका बहुत बड़ा होता है। ये गोलाकार केंद्र में इसमें स्थित होता है। इनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं वो प्रोटीन्स में उपस्थित रहते हैं, और केंद्रक न्यूक्लियर कोर, उसके चारों तरफ ये न्यूक्लियर कोर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आवर्तित रहता है। कोशिका चक्र के विभाजन की मतलब सेल डिवीजन के समय जो गुणसूत्र जो होते हैं वो एक्सटेंट फॉर्म में आ जाते हैं, और जो इंटरफेज अवस्था में क्रोमैटिन फॉर्म में थे वो वहां पर जाके क्रोमोसोम फॉर्म में आ जाते हैं, यानी आप वो सेल डिवीजन के लिए कंप्लीटली तैयार हो गए। और हैमरलिंग ने बताया, जैसे इसकी खोज जो थे रॉबर्ट ब्राउन ने 1935 में प्लांट्स ने बताई थी कि ट्रेडेस्केंशिया में न्यूक्लियस था। श्रीडन ने 1938 में न्यूक्लियोलस या केंद्रक की खोज की थी, और हैमरलिंग ने बताया कि एसिडोब्यूलेरिया के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, और ये सिद्ध किया कि सजों की कोशिका में संपूर्ण जो कैरेक्टर्स जो होते हैं सभी चीज़ों पर नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। और जब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड की बात करते हैं तो सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर, जैसे प्रोकैरियोट्स में जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, नीलहरी शैवाल है, उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और ना ही उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस तरीके से उसमें जो सीधा ही आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इस प्रकार से केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका द्रव में उपस्थित इस क्रोमैटिन पदार्थ को जो विस्तृत अवस्था में पाया जाता है, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोइड जो ये प्रोकैरियोट का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में जो होता है वो न्यूक्लियस जो है वो कैसा है? न्यूक्लियस पूरा ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर कोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से
वो प्रोकैरियोट्स में तो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो न्यूक्लियोइड फॉर्म में रहता है, और यूकैरियोट में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब हम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो सभी अलग अलग प्रजातियों के अंदर हर सेल के अंदर इसकी केंद्र की पोजीशन अलग अलग होती है। अगर एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर हम बात करते हैं तो ये सेंटर में पाया जाता है। अगर वसा उत्कों की कोशिका में इसकी स्थिति पेरिफेरल होती है, जबकि ग्रंथिल कोशिका जैसे एसिटोब्लोरिया नीलहरित कोशिका में ये आधारीय उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में ये केंद्रक स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा केंद्रक विशिष्ट स्थिति में रहता है। यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक न्यूक्लियर डीएनए या क्रोमेटिन केंद्रक पाया जाता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी और कोशिका द्रव भी पाई जाती है। जब हम नंबर एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो सामान्यतः सभी कोशिका में जो होता है वो मोनोन्यूक्लियर कंडीशन होती है, न्यूक्लियस का नंबर 1 होता है। किंतु कुछ पादपों के अंदर अगर हम चालिन्य कोशिकाओं की बात करें, सीव ट्यूब्स की बात करते हैं, और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। कुछ कोशिकाएं मल्टी न्यूक्लियट्स भी होती हैं, यानी कि कुशिकाओं में न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ज्यादा नंबर भी होते हैं, और कई बार बहुकेंद्रीय की कोशिकाओं को ही हम सिनोसिटिक अवस्था भी कहते हैं, बहुसंघ कोशिकी अवस्था कहते हैं, जैसे साइफोनल सेल्स में, एल्गी में मिलती है, जंतुओं में सिनेंशियस कहते हैं इसको। और इस प्रकार से इसका ये नंबर जो होता है वो वेरी करता है अलग अलग। और केंद्र की आकृति की बात करते हैं तो आकृति जो होती है वो स्फेरिकल भी हो सकती है, गोलाकार है, घनाकार और बहुफल की होती है। किंतु विशिष्ट आकृति की कोशिकाओं में ये बेलनाकार भी हो सकता है, प्रिज्मेटिक प्रिज्म के आकार का हो सकता है, तुरकू के रूप में भी हो सकता है, मतलब अंडाभ भी हो सकता है, और कई जगह भालाकार रूप में भी हो सकता है, घोड़े की नाल के रूप में हो सकता है। तो ये अलग अलग इसके शेप होते हैं। जब हम केंद्रक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर केंद्रक जो होता है वो अंतरावस्था में विभक्त रहता है, इंटरफेज में विभक्त रहता है। कोशिका में उपस्थित केंद्रक 2 झिल्लियों द्वारा आवर्तित रहता है। इसके अंदर ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो 2 झिल्लियां होती हैं। ये झिल्ली केंद्रक झिल्ली के नाम से जानी जाती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये कोशिका झिल्ली पदार्थों के बाहर में आने जाने हेतु इसमें भी न्यूक्लियर पोर होते हैं झिल्ली के अंदर, तो झिल्ली के द्वारा पदार्थ जो होते हैं वो बाहर अंदर जा सकते हैं। इंटरफेस, जब केंद्र की मतलब इंटरफेस स्टेज के अंदर जब न्यूक्लियस को स्टडी किया गया तो इसके अंदर निम्न भाग मिलते हैं। न्यूक्लियर एनवलप, जिसको हम केंद्रक आवरण कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव, केंद्रकीय जालिका जिसको हम न्यूक्लियर रेटिकुलम जिसको क्रोमेटिन फॉर्म कहेंगे, फिर न्यूक्लियोलस केंद्रिक, और एंडोसोम्स होता है। इस प्रकार से ये हमारे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर ये 5 पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हम इन्हीं पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आता है न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप यानी केंद्रक का आवरण क्या होता है। केंद्रक आवरण केंद्र की पदार्थ की कोशिका, ये केंद्रक आवरण क्या करता है, आवरण मतलब बाहर की तरफ का आवरण है, वो क्या कर रहा है, उस केंद्रक के अंदर का जो द्रव है उसको कोशिका द्रव से पृथक करता है। हर्टविग ने 1893 में इसका स्टडी किया था न्यूक्लियर एनवलप्स का, और पहले तो उसको शुरू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोनिमा नाम इसका रखा गया, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब इसकी स्टडी की जाती है तो पता लगता है कि न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसमें निश्चित अंतराल पर छोटे छोटे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, और इस प्रकार से न्यूक्लियर एंडरसन ने इसका नाम दिया था, न्यूक्लियर एनवलप इसका नाम दिया। और इंटरफेस और प्रोफेस के अंदर केंद्र की सीमा में मतलब कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ तक इस स्टेज तक दिखती है। केंद्रक आवरण विभाजन के दौरान पूर्वावस्था के पश्चात गायब हो जाता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोफेस, इंटरफेस एंड प्रोफेस स्टार्टिंग तक होगी, उसके बाद वो गायब हो जाती है। और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियर एनवलप्स होती नहीं है। न्यूक्लियर एनवलप्स को एनवलप्स में भी हम इसके 4 पार्ट्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एंड फाइब्रस लेमिनी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसको
कैरियोथिका भी कहते हैं। केंद्रक कला जो होती है वो दो कलाओं की, केंद्रक के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटरनल मेम्ब्रेन कहेंगे। एक मेम्ब्रेन इसकी बाहर की तरफ, एक इंटरनल मेम्ब्रेन होती है। उनके दोनों के अंदर, दोनों के बीच में जो होते हैं ये न्यूक्लियर पोर उपस्थित होते हैं। और इन पोर्स में, इन आवरण की दोनों नलिकाओं के बीच में जो स्पेस भरा होता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और पेरीन्यूक्लियर स्पेस, केंद्र की आवरण की प्रत्येक कला जो होती है वो 70 to 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। और इनके बीच का जो स्पेस होता है वो 10 to 30 nm का होता है। आउटर मेम्ब्रेन की सतह पर कई सारे ये डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम के कारण इनकी बाहर की सतह जो होती है वो रफ हो जाती है। और ये जो है ये बहुधा, ये वाली जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, ये वाली तो गोलाई हुई हो गया, इसके बाहर की तरफ ये एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम के साथ जुड़े रहते हैं। तो फर्स्ट न्यूक्लियर एनवलप का फर्स्ट पार्ट हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। केंद्रक आवरण की दोनों कलाओं के बीच का जो स्पेस है, यानी फर्स्ट मेम्ब्रेन और सेकंड मेम्ब्रेन के बीच में जो ये वाला बीच का स्पेस कहलाएगा वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। पेरीन्यूक्लियर 10 to 70 nm का होता है। इसमें द्रव भरा रहता है, एंटीबॉडीज, लिपिड और क्रिस्टल इसमें पाए जाते हैं। और ये इसी पेरीन्यूक्लियर स्पेस के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती है, संपर्क में रहती है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, इसका न्यूक्लियर एनवलप का जो थर्ड पार्ट होता है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और ये जो सर्वप्रथम जो न्यूक्लियर पोर जो थे वो कोलन और टॉमलिन ने 1950 में एम्फीबियन ओसाइट्स में देखे। और एफ्लेजियस ने 1955 में छिद्रों के मध्य डायफ्राम की भी स्थिति रिपोर्ट की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में स्थान स्थान पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं मेम्ब्रेन के अंदर जो छिद्र होते हैं इनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इस प्रकार से इन न्यूक्लियर पोर्स जो होती है इनकी रचना जटिल होती है और इसके भी निम्नलिखित भाग होते हैं। तो सबसे पहला इसका पार्ट होता है एनुलस। न्यूक्लियर पोर के भी 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में फर्स्ट है एनुलस। और एनुलस में क्या होगा, इसका फर्स्ट पार्ट एनुलस कहलाता है। ये छिद्र वास्तव में समान अवकाश में बाहरी और आंतरिक कलारंध्र पर एक दूसरे से अलग ना होकर जुड़े रहते हैं। और यह कलाएं परिधीय 8 परिधीय एनुलर ग्रैन्यूल्स और एक बॉडी के द्वारा आबद्ध रहते हैं। मतलब इनमें क्या होगा, जैसे ये बीच का जो एनुलस पोर्शन है, एनुलस के अंदर क्या होगा, ये 8+1 के में अरेंजमेंट होता है इनका। 8 तो चारों तरफ और बीच में सेंटर में 1 होता है। ये परिधीय कण बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। 8 वलिका कण एक दूसरे के साथ एनुलाई का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इनमें डेंस मटेरियल की उपस्थिति के कारण छिद्र पूरी तरह से खुले हुए भी नहीं पाए जाते। और ये छिद्र विभिन्न परिस्थितियों में खुलते हुए बंद होते हैं। न्यूक्लियस तथा कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का एक्सचेंज इन्हीं पोर्स के द्वारा होता है। और इसी के द्वारा राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन के इन छिद्रों के द्वारा न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका द्रव में आ जा सकता है। और ये इस प्रकार से ये एक्सचेंज या रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन और एक्सचेंज विनिमय दोनों का काम करते हैं। डायफ्राम सेकंड पार्ट है डायफ्राम। केंद्रक छिद्र को इलेक्ट्रॉन फ्यूजन से देखा गया तो इनकी छिद्र पर दोनों कलाओं के अंतिम सिरों पर डेंस एरिया पाया जाता है, जिसको एनुलस कहते हैं। और दोनों, जहां ये दोनों सिरे आपस में जुड़ते हैं उनको हम डायफ्राम कहते हैं। नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो फाइब्रस लैमेली कहलाता है। फाइब्रस लैमेली न्यूक्लियर एनवलप का 4th पार्ट है। ये इनर मेम्ब्रेन जब चिकनी होती है, क्योंकि उसके ऊपर तो किसी प्रकार के राइबोसोम इनर मेम्ब्रेन पर स्मूथ है, यहाँ बाह्य कला की अपेक्षा ये पतली होती है। इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर होमोजेनस फिब्युलर मेटेरियल पाया जाता है। और ये फिब्युलर मेटेरियल ही फिब्युलर पटल या सघन पटल या डेंस लैमेला कहलाता है। और इसमें पॉलीपेप्टाइड उपस्थित होते हैं। ये आंतरिक कला को आधान प्रदान करते हैं। ये विभिन्न कोशिकाओं में कंटिन्यूअस लेयर या खंडित रूप से अलग अलग रूप में भी स्थित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्तर एंजाइम क्रिया से छिन्न भिन्न हो जाता है और कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था टेलोफेज में एंजाइम क्रिया के द्वारा वापस सुसंगठित हो जाता है। तो यानी
प्रोफेज स्टेज पे स्टार्टिंग हुई है तब तक तो ये एरिया नहीं रहेगा, लेकिन विभाजन की अंतिम अवस्था टेलोफेज में वापस एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा ये वाला फाइब्रस लेमेला पोर्शन वापस हो जाता है। तो अभी न्यूक्लियस एनवेलप हमने पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एंड फाइब्रस लेमेली इसमें पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप का फंक्शन क्या होता है? ये केंद्रक आवरण केंद्रक को निश्चित आकार प्रदान करता है। तो मतलब मेम्ब्रेन का काम क्या है? सबसे बाहर की तरफ उसके आवागमन को केंद्रक की निश्चित आधार प्रदान करना। दूसरा, ये बाहर की वॉल है तो ये कवच का भी कार्य करता है। केंद्रक आवरण केंद्र के द्रव और साइटोप्लाज्म के बीच में एक अवरोधक के समान व्यवहार करके रासायनिक अणुओं को स्वतंत्रतापूर्वक संचरण को रोकता है। केंद्रक आवरण केंद्र तथा कोशिका द्रव में होने वाली न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन में भी क्रिया में सक्रिय भाग लेता है। ये पदार्थों के अभिगमन में तो इम्पॉर्टेंट है। ये अभिगमन किसके द्वारा होगा? न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा होगा, और ये वीविंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तथा अंतःप्रकृति चालिका द्वारा होता है। ये दीर्घ अणु केंद्रक आवरण को पार कर सकते हैं। कोशिका द्रव से प्रोटीन केंद्रक छिद्रों द्वारा ही केंद्रक में आते हैं और आरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव में स्थानांतरित होते हैं। केंद्रक में उपस्थित राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन केंद्रक छिद्रों द्वारा ही राइबोसोम के निर्माण हेतु कोशिका द्रव में स्थानांतरित होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के में इसका संबंध होता है। इस कारण से केंद्रक कला से हल्का इंजरी केंद्रक को नष्ट होने के लिए भी उत्तरदायी होती है। तो आज हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूक्लियस के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, नंबर ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में केवल न्यूक्लियर एनवेलप पढ़ा है। अब हम अगले लेक्चर में न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर रेटिकुलम, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्म के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।